लास्ट क्लासेस में हमने अभी तक प्राथमिक स्तर पर यूज़ करने वाली शिक्षण विधियां पढ़ी थी, जिसमें हमने किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी विधि और डॉल्टन विधि, बेनेडिका विधि और डैक्रोली विधि हमने अब तक पढ़ ली है। यहाँ के बाद में हमारी शिक्षण विधियों के जो स्तर हैं वो स्टार्ट होते हैं। धीरे धीरे हम अब आगे की चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से बात करते हैं सबसे पहले शिक्षण सूत्रों के बारे में। अगर हमें शिक्षण सूत्र नहीं आते होंगे तो हम आगे की विषय वस्तु नहीं कर सकते हैं। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? जिस तरह से एक घर बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? नींव की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार किसी भी शिक्षण विधि को पढ़ने से पहले हमें उस शिक्षण सूत्र पर चलना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षण सूत्र। उसके बारे में हम पूरी चर्चा कर लेते हैं। बहुत बार ये चर्चा का विषय रहा है कि शिक्षण सूत्रों को किसने दिया था, और कई प्रकार की इस पर बहस भी चली है कि शिक्षण सूत्र किसने दिए हैं, कब दिए थे। लेकिन इनके बारे में एक पूरी तरह से कोई साक्ष्य उपलब्ध ना होने के कारण हम किसी एक विशेष मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं ले सकते हैं कि शिक्षण सूत्रों को इन्होंने दिया है। अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षण सूत्रों की रचना किसने की थी या शिक्षण सूत्रों को किसने दिया था, तो हमारा यहाँ पर एक ही आंसर होगा, किसी ने भी शिक्षण सूत्रों को नहीं दिया। ये प्रश्न अमूमन कई बार क्लासेस में बच्चों के द्वारा पूछा जाता है कि मैडम शिक्षण सूत्रों को किसने दिया था। तो हमारा यहाँ पर जो पहला आंसर है वो यही होगा कि शिक्षण सूत्रों को किसी ने भी नहीं दिया है। आगे हम बात करते हैं कि भाई शिक्षण सूत्रों को दिया ही नहीं है तो इसकी संकल्पना कहाँ से आई, इसकी अवधारणा कैसे आई, इसे लाने का श्रेय थोड़ा बहुत भी हम किसे दे सकते हैं। अगर अवधारणा की बात चले, विचारों की बात चले, तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो जब पाठ्य योजना का निर्माण किया जा रहा था, जब पाठ्य योजना को बनाया जा रहा था, उस पाठ्य योजना को अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की वजह से हर्बर्ट स्पेंसर ने कुछ शिक्षण सूत्रों को उपलब्ध करवाया, जिनसे विषय वस्तु को सही तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि शिक्षण सूत्रों को किसने दिया, तो हमारा पहला आंसर होगा किसी ने भी नहीं दिया। चूंकि हम कई दिन से इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, उसका आंसर हमेशा ऑप्शंस पर ही निर्भर करता है। अब मान लीजिए कि यही प्रश्न आए कि शिक्षण सूत्रों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। जैसे कि ये इस तरह से प्रश्न आए, शिक्षण सूत्रों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, और ऑप्शंस हो हमारे प्लेटो, अरस्तु, हर्बर्ट, मॉरिसन। एक प्रश्न ये हो गया। वहीं पर एक प्रश्न आता है, शिक्षण सूत्रों के जनक हैं। ऑप्शंस हर्बर्ट, मॉरिसन, प्लेटो,
इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसी भी प्रश्न का उत्तर उसके ऑप्शंस पर ही निर्भर करता है। एक सवाल यह है हमारा कि शिक्षण सूत्रों की, और शब्द डाल दिया क्या, अवधारणा, या यहां पर वो शब्द डाल सकता था विचारधारा। सेम प्रश्न है कि शिक्षण सूत्रों की अवधारणा या विचार किसने प्रस्तुत किए थे, और ऑप्शंस थे हमारा, पहला है प्लेटो, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है हर्वर्ड और चौथा है मॉरिसन। चौथा है मॉरिसन। प्लेटो, इन्होंने इस बारे में कोई काम नहीं किया, ऑप्शन गलत। अरस्तु, इन्होंने भी कोई काम नहीं किया, और मॉरिसन का इससे कोई मतलब नहीं था, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हर्वर्ड हो जाएगा। सेम प्रश्न यह था कि शिक्षण सूत्रों के जनक कौन है, यानी जनक कौन माने जाएंगे, और यहाँ पर ऑप्शन से हमारे हर्वर्ड है, मॉरिसन है, प्लेटो है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा हमारा आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्यों? अब आप ये कहोगे कि मैडम यहाँ तो हर्वर्ड भी दे रखा है, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी प्रश्न का उत्तर उसके ऑप्शंस पर निर्भर करेगा, और ऑप्शन में ऑलरेडी क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। जब उन्होंने दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने ऑप्शन में क्या दे रखा है, हर्वर्ड, क्योंकि हमारा सबसे सफिशिएंट जो उत्तर है, सबसे यहाँ पर प्रभावित करने वाला उत्तर है, वो है इनमें से कोई नहीं। वाकई में ही शिक्षण सूत्रों की रचना किसी ने भी नहीं की थी, लेकिन जब पाठ योजना को बनाया जा रहा था तो उस पाठ योजना को सही प्रकार से प्रेजेंट करने के लिए हर्बर्ट स्पेंसर ने कुछ शिक्षण सूत्रों की रचना की थी, जिससे पाठ योजना को स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। तो ये प्रश्न अब बिल्कुल ही क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई अगर से आपसे पहला प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षण सूत्रों के जनक है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर होगा कोई नहीं। शिक्षण सूत्रों को किसी ने भी नहीं दिया था। लेकिन वहीं पर कुछ इस तरह का प्रश्न आ जाए कि शिक्षण सूत्रों की विचारधारा अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तब हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन, हर्बर्ट हो जाएगा। तो आपकी जो क्वेरीज थी वो इस सवाल को लेकर के कि भाई शिक्षण सूत्रों की रचना किसने की है, जो भी है वो अब क्लियर हो जाना चाहिए। आगे हम इन शिक्षण सूत्रों को पढ़ते हैं। दूसरा, पहला पॉइंट हमारा यहाँ से हो चुका है कि शिक्षण सूत्रों के जनक कौन है या अवधारणा किसने प्रस्तुत की। दूसरा प्रश्न यहाँ से जो बनता है, शिक्षण सूत्रों का क्रम। कई बार तो हमारे दिमाग में इसी चीज को लेके कंफ्यूजन होती है कि शिक्षण सूत्रों को किस क्रम में रखा जाता है, या एक शिक्षण सूत्र का सही क्रम क्या है। जिस तरह से मान लीजिए यहाँ से एक प्रश्न पुटअप हो, अभिक्रमित अनुदेशन अभिक्रमित अनुदेशन किस शिक्षण सूत्र पर कार्य करता है। ऑप्शंस हैं कठिन से सरल की ओर,
अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। देखिए, हमारा एक सिंपल सा प्रश्न था कि अभिक्रमित अनुदेशन किस शिक्षण सूत्र पर। किसी भी प्रश्न को जब आप हल करें तो वहां से उन चीजों को पॉइंट आउट कर लो जिनके बारे में पूछा जा रहा है। और यहाँ पर बात हो रही है कि एक तो विधि है जिसका नाम है अभिक्रमित अनुदेशन, और दूसरी चीज है कि किस शिक्षण सूत्र पर कार्य करता है। पढ़ लिया हमने प्रश्न। अब देखिए, इसमें पहला ऑप्शन था कठिन से सरल की ओर, ठीक, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और पूर्ण से अंश की ओर। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? यहाँ पर जो बात बताने की कोशिश की जा रही है वही है कि हर शिक्षण सूत्र का अपना एक क्रम होता है, तो वह शिक्षण सूत्र कहलाता है मनोवैज्ञानिक। अगर उसी क्रम को बदल दिया जाए तो वह शिक्षण सूत्र कहलाता है अमनोवैज्ञानिक। यहाँ बात करते हैं सबसे पहले कठिन से सरल की ओर। क्या यह क्रम सही है? नहीं, ये गलत है। मनोविज्ञान ये कहता है कि विषय वस्तु पहले कैसी होनी चाहिए बच्चे के लिए? सरल विषय वस्तु होनी चाहिए, तत्पश्चात बच्चे के सामने कठिन विषय वस्तु को रखना चाहिए। तो ये कैसा हो गया? गलत। अज्ञात से ज्ञात की ओर, क्या मनोवैज्ञानिक रूप से यह शिक्षण सूत्र सही है? नहीं, गलत है। मनोविज्ञान कहता है कि पहले बच्चे के सामने कैसी विषय वस्तु रखो? सरल, ज्ञात रखो, बच्चा जिससे जानता हो, और तत्पश्चात उसके सामने कहाँ लेके जाइए? अज्ञात विषय वस्तु की ओर, यानी जानी हुई चीज से उस अनजान विषय वस्तु की ओर ले जाइए। तो ये गलत, ये भी क्या है? गलत। ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। अभिक्रमित अनुदेशन ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पर कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ये इसका सही क्या है? क्रम है। पहले बच्चे को वह विषय वस्तु पढ़ाइए जिसे वो जानता हो, जिसका पूर्व ज्ञान हो, और पूर्व ज्ञान दे करके ही हमें नवीन ज्ञान देना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? हार्वर्ड ने कहा है अपने पूर्व अनुवर्ती सिद्धांत के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ज्ञात से अज्ञात की ओर। अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि किसी भी शिक्षण सूत्र का क्रम होना चाहिए। तो शिक्षण सूत्र का क्रम हमेशा मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, लेकिन कई परिस्थितियों में ये क्रम बदल जाता है जब हम आगमन और निगमन विधि पढ़ते हैं। आगमन विधि में सारे के सारे शिक्षण सूत्र मनोवैज्ञानिक आते हैं, और निगमन विधि में वही शिक्षण सूत्र कैसे हो जाते हैं? अमनोवैज्ञानिक रूप से दर्शाए जाते हैं। तो आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वही है कि कौन सा शिक्षण सूत्र का क्रम क्या है और वह किस तरीके से कार्य करता है। इन सभी शिक्षण सूत्रों का प्रयोग हमें सभी शिक्षण विधियों में देखने को मिलेगा। अगर शिक्षण सूत्र जैसे कहते हैं ना फॉर्मूला, आप मैथ का कोई सवाल कर रहे हैं, जब मैथ का आप कोई सवाल कर रहे हैं, अगर आपने फॉर्मूला सही लगाया तब तो सवाल आपका कैसा हो जाएगा? इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फॉर्मूला ही सही नहीं लगाया तो क्या आप उस सवाल को सही प्रकार से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही शिक्षण विधि में अगर सही शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाए तो हम उस शिक्षण विधि को सही प्रकार से यानी अच्छे प्रकार से क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि हमारे शिक्षण सूत्र कितने हैं। इनकी कोई गिनती नहीं है कि आपको बता दें नहीं 7 ही होंगे, 8 ही होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, इस प्रकार की कोई गलती नहीं है। लेकिन जितने भी शिक्षण सूत्र हैं जिनका मोस्टली प्रयोग किया जाता है, हम उन शिक्षण सूत्रों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट,
अब जो हमारे मन में छोटे छोटे प्रश्न थे वो इन दो उदाहरणों के माध्यम से क्या हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं। अब हम आगे की बात करते हैं यहाँ से कि शिक्षण सूत्र कितने हैं। हमारी जो मेन बात ये थी कि भाई शिक्षण सूत्रों के पिताजी कौन है, खानदान कौन है, तो उसके बारे में हमने चर्चा कर ली कि पाठ्य योजना बनाते समय कुछ शिक्षण सूत्रों को किसने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। बिल्कुल याद रखें, किसी ने शिक्षण सूत्र नहीं दिए पहली बात तो, लेकिन अगर वो फिर भी पूछना चाहता है और ऑप्शन में हर्बर्ट स्पेंसर डाल देता है तो हमारा आंसर क्या होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। अब हम बात करते हैं कुछ शिक्षण सूत्रों की जो विशेष रूप से हमारी शिक्षण विधियों में पूछे जाते हैं। सबसे पहले शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। हमेशा याद रखें इसका क्रम यही रहेगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। चर्चा कर लेते हैं ज्ञात। ज्ञात वो है जिसे हम जानते हैं और अज्ञात वो है जिसे हम नहीं जानते। इस शिक्षण सूत्र के बारे में पहला पॉइंट यही है कि इस शिक्षण सूत्र को किसने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है। किसने दिया है इस शिक्षण सूत्र को, हर्बर्ट ने दिया है, पहला यहां से। दूसरा, हर्बर्ट ने इस शिक्षण को अपने किस सिद्धांत पर, पूर्वा अनुवर्ती सिद्धांत पर दिया है। किस सिद्धांत पर दिया है, पूर्वानुवर्ती सिद्धांत पर दिया है। प्रश्न आता है कि भाई पूर्वानुवर्ती सिद्धांत क्या है। अरे हर्बर्ट का कहना है, किसका कहना है, हर्बर्ट का कहना है कि जब तक छात्र के किसको, पूर्व ज्ञान को, किसको, पूर्व ज्ञान को जागृत नहीं किया जाएगा, यानी कि जब तक छात्र के पूर्व ज्ञान को जागृत नहीं किया जाएगा तब तक बच्चे को हम क्या नहीं दे सकते हैं, नया ज्ञान नहीं दे सकते। फिर देखें दोबारा से कि जो ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र है इसका क्रम है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस शिक्षण सूत्र को किसने दिया था, तो इस शिक्षण सूत्र को दिया था हर्बर्ट ने। किसने दिया, हर्बर्ट ने दिया था। तीसरी बात है कि हर्बर्ट ने इस शिक्षण सूत्र को किस सिद्धांत पर दिया, तो हर्बर्ट ने इस शिक्षण सूत्र को अपने पूर्वानुवर्ती सिद्धांत पर दिया। किस पर दिया, पूर्वानुवर्ती सिद्धांत पर दिया। अब बात आती है कि भाई पूर्वानुवर्ती सिद्धांत क्या है। पूर्वानुवर्ती सिद्धांत से तात्पर्य है कि जब तक छात्र के पूर्व ज्ञान को जागृत नहीं किया जाएगा, जब तक छात्र के पूर्व ज्ञान को हम जागृत नहीं कर लेंगे तब तक हम बच्चे को नया ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, नया ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो हर्बर्ट ने कहा कि जब तक पूर्व ज्ञान को जागृत नहीं कर लेंगे तब तक नया ज्ञान हम उसको नहीं दे सकते हैं, और यही कहलाता है पूर्वानुवर्ती सिद्धांत। यही क्या कहलाता है, पूर्वानुवर्ती सिद्धांत। आगे हम बात करते हैं तीसरा जो पॉइंट है, हर्बर्ट ने दिया था और किस पर दिया था, अपने पूर्वानुवर्ती सिद्धांत पर इसको दिया था। तीसरी इस सूत्र की सबसे अच्छी विशेषता है कि प्रस्तावना निकलवाने का, अब तो जाहिर सी बात हो गई ना, जब ये चीज आ गई ना कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ये कहाँ पर होता है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना निकलवाने का, प्रस्तावना निकलवाने का कैसा है, ये सर्वोत्तम शिक्षण सूत्र माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रस्तावना निकलवाने का यह सर्वोत्तम शिक्षण सूत्र माना जाता है। तो यहाँ से हम देखें कि कितने पॉइंट्स निकल के आए। पहला यही है कि सूत्र का नाम क्या है,
ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरी बात यहाँ से क्या निकल के आई कि इस शिक्षण सूत्र को स्पेशली किसने बनाया था? हालांकि सारे इन्होंने दिए हैं, लेकिन स्पेशली अगर नाम इनका नाम आता है इसके लिए कि ज्ञात से अज्ञात, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने ये शिक्षण सूत्र बनाया था। किस पर बनाया था? पूर्वानुवर्ती सिद्धांत पर। किस पे बनाया था? पूर्वानुवर्ती सिद्धांत पर। अब ये पूर्वानुवर्ती सिद्धांत क्या मामला है कि जब तक पूर्व ज्ञान को जागृत नहीं किया जाएगा तब तक हम उस बच्चे को नया ज्ञान नहीं दे सकते। और जब ऐसी प्रक्रिया कहीं हो रही हो तो डेफिनेटली उसका संबंध किससे है? प्रस्तावना निकलवाने का। यह सर्वोत्तम सूत्र शिक्षण सूत्र माना जाता है। अगर हम बात करें कि भाई उदाहरण देके समझा दो इस चीज को, कि कोई भी चीज है ना, थोड़ा एग्जाम्पल देने से क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। शिक्षण सूत्र वगैरह कि पहले ज्ञात विषय सामग्री पढ़ाओ तब उसे अज्ञात पढ़ाओ। अब मान लीजिए आपको बच्चे को क्या पढ़ाना है? भाषा पढ़ानी है कि भाषा किसे कहते हैं। आपको भाषा पढ़ानी है तो भाषा पढ़ाने से पहले बच्चे का क्या जागृत कीजिए? पूर्व ज्ञान। बच्चे को पूर्व ज्ञान जागृत करो कि आता क्या है उसे। तो अब अगर आपको बच्चे का पूर्व ज्ञान जागृत करना है तो आप इस तरह से देखिए, आप इस तरह से अक्षर बना के डालिए बच्चे के सामने। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? और ये क्या लिखा हुआ है? अगर बच्चे इनको रिकॉग्नाइज यानी इनको पहचान लेता है, इनका प्रतिविज्ञान कर लेता है, इनको जान लेता है, तो यानी कि बच्चे को ये क्या है? ज्ञात है। और तब जाकर के हम बच्चे को क्या पढ़ा सकते हैं? यहाँ से शब्द बना सकते हैं और शब्द से फिर हम क्या बनाएंगे? वाक्य। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी बच्चों को भाषा पढ़ाई जाएगी तो बच्चों को पहले पढ़ाई जाएगी वर्णमाला, और वर्णमाला का मतलब है पहले पढ़ाए जाएंगे अक्षर, अक्षर के बाद वर्णमाला, वर्णमाला के बाद शब्द, और शब्द के बाद किसका निर्माण होता है? वाक्य का निर्माण होता है। और वाक्य से ही हमारा क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। क्लियर हुआ भाई? क्या क्लियर हुआ? सबसे पहले शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसके प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर। किस सिद्धांत पर? पूर्वानुवर्ती सिद्धांत पर। पूर्वानुवर्ती सिद्धांत क्या है? पूर्व ज्ञान को जागृत करके कौन सा ज्ञान देना? नया ज्ञान देना। क्या निकलवाने का? प्रस्तावना निकलवाने का। कैसा? सर्वोत्तम शिक्षण सूत्र। फिर बात आती है कि एग्जाम्पल देके समझाओ कि कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे। तो मान लीजिए आपको बच्चे को क्या सिखानी है? भाषा। अब भाषा आपको सिखानी है तो सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाइए? अक्षर। अक्षर बनाकर वर्णमाला, फिर उसको शब्द सिखाइए और शब्द के बाद में वाक्य सिखाइए, और वाक्य के बाद में बन जाएगी क्या? भाषा का निर्माण हो जाएगा। तो ये हमारा पहला शिक्षण सूत्र हो गया जिसका नाम था ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब हम चलते हैं दूसरे शिक्षण सूत्र पर। दूसरे शिक्षण सूत्र का नाम है सरल से कठिन की ओर। दूसरा शिक्षण सूत्र है हमारा सरल से कठिनता की ओर। इसका यही क्रम है, पहले सरल विषय वस्तु, तत्पश्चात कठिन विषय वस्तु। इसमें बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि इनका निर्माण किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। दूसरा ये है, इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग विषय वस्तु को, किसे? विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए